नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और आज हमारी श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं द्विजेंद्र कुमार जी। तो द्विजेंद्र नमस्कार। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। या आप यहाँ आए, अच्छा लगा। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। Vijendra Kumar specializes in writing on fashion and lifestyle issues. He has published over 300 write ups on the topic in leading publications. He has worked with India's premier news agency, Press Trust of India, in New Delhi, and also with leading trade publications on textiles and garments published from Mumbai. He also contributes write up to blogs exclusively devoted to careers in fashion. So it is fashioncareersin.wordpress.com and fashioncareersin.com and also to newsvibesofindia.com. Recently, he has written a book 25 Careers in Textile, Garment and Fashion. तो द्विजेंद्र जी, आपने फैशन इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ लिखा, और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आप जब पढ़े होंगे, पढ़ाई की होगी, क्या आपने सोचा था कि आप फैशन इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे या इस तरह से इंटरव्यूज लिया करेंगे? कैसे, क्या हुआ? एक्चुअली जर्नलिस्ट बनने की इच्छा तो शुरू से थी। अच्छा अच्छा। और मैंने इंग्लिश में एमए किया और उसके बाद आई केम टू दिल्ली टू ज्वाइन कोर्स इन जर्नलिज्म। आई डिड माय जर्नलिज्म कोर्स फ्रॉम वाईएमसीए। तो और बचपन से ही मैं लिखने का शौक था, अखबार में नाम आने का शौक था। इवन व्हाइल आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज आई यूज्ड टू राइट लेटर्स टू द एडिटर्स रेगुलरली एंड ऑन ईच ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट यूज्ड टू टेक प्लेस। तो मैं तो इतना अपने नाम को और अपने विचार को व्यक्त करने के लिए इतना उत्सुक रहता था दैट ड्यूरिंग दोज डेज आई यूज्ड टू सेंड बाय कुरियर टू द एडिटर्स। अपनी लेटर भेजता था। जनरली लोग अपने पोस्ट कार्ड और लिफाफे पे भेजते थे। आई यूज्ड टू सेंड बाय कुरियर सो दैट कोई भी घटना घटी और नेक्स्ट डे मेरा जो है वो न्यूज़पेपर में आ जाता था, मेरे कमेंट्स आ जाते थे। तो इस प्रकार इसके अलावा मैं लोकल न्यूज़पेपर्स में अपने शहर के भी लिखता रहा, कंट्रीब्यूट करता रहा। तो जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग थी जर्नलिज्म फील्ड के बारे में और मुझे ये था कि मुझे जर्नलिस्ट ही बनना है। बट व्हेन आई ज्वाइंड इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, देन आई वाज गिवन द चांस टू राइट फ्यू आर्टिकल्स इन 1 मंथ। लाइक तो मुझे 5 आर्टिकल करने थे और इसको कहते हैं फीचर राइटिंग करनी थी मुझे 1 महीने में। उसमें जो पहला जो सब्जेक्ट मैंने चुना वो था फैशन डिजाइनिंग एज ए करियर। तो मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं थी और मेरी कोई आई वाज नॉट थिंकिंग इन दैट टर्म्स कि मुझे फैशन जर्नलिज्म को ही लेकर आगे बढ़ना है या उसको अपना व्यवसाय में एक प्रमुख अंग बना के चलना है। लेकिन ये था कि जब मैं काम कर रहा था तो मुझे ये लग गया था कि इसमें बहुत कुछ संभावना है। और संभावना इसलिए है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्री है। हम्म। और जब मैंने इसके तहत बहुत डीपली स्टडीज किया तो मालूम चला कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, वो इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, या इसी जो आप कहते हैं फैशन जो है उसका एक पार्ट है, बट बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। तो इसके साथ ही मैंने ये भी दिया कि एक्सपोर्ट्स की जहां तक बात हो तो कि एक्सपोर्ट में भी इसका एक काफी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो 2-3 बातें जो एक साथ हुई, मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं इस फील्ड को लेकर आगे बढ़ूं तो इसमें मुझे बहुत कुछ नया करने को मिल सकता है। और इसके बाद फिर मैंने इस पर लिखना शुरू किया और लिखता चला गया। हुआ ये कि रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा क्योंकि हमारे न्यूज एजेंसीज में सभी लोग न्यूज भेजते हैं, काफी न्यूज जाती हैं, बट बहुत कम लोगों के जो न्यूज है या न्यूज स्टोरीज है उसमें नाम के साथ छपना होता था अच्छा। तो दैट टाइम। लेकिन मेरी स्टोरी जो है चूंकि एक्सक्लूसिव होती थी वो मेरे नाम के साथ छपती थी। तो ये एक बड़ा इंकरेजमेंट था कि मैं ये कर सकता हूँ कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने मुझे
इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हर व्यक्ति अखबार में अपना नाम लिखना चाहता है और मुझे नाम मिल रहे थे, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और इसी फील्ड में आगे बढ़ता गया। बहुत सुंदर है ना। और तो स्वतः की ही प्रेरणा थी या कोई और भी आपके घर में लिखता रहा तो आपको इच्छा होती थी मैं भी लिखूं, अपने आप ही हो रहा था लिखने का? नहीं, मुझे ऐसे कोई इंस्पिरेशन कोई घर से नहीं मिला, किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी। अच्छा। ये जरूर था कि मैं बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ता रहा, और जैसा मैंने बताया भी आपको कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज कर रहा था उस वक्त भी मैं लेटर्स टू द एडिटर लिखता था और लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए काम करता था। लोकल न्यूज़पेपर्स में रेगुलर छपते रहते थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें अंडरस्टैंडिंग शुरू से थी, और ये मैं कह सकता हूँ कि आप कह सकते हैं कि शुरू से थी, मतलब बेसिक इंटरेस्ट था मेरा। क्योंकि फैशन पर लिखना, न्यूज़पेपर में लिखना और वो भी अपने नाम के साथ, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो आपने ज़रूर और पढ़ा होगा उसके बारे में, क्योंकि लिखना इतना आसान नहीं है फैशन के भाई हम नहीं लिख सकते, सीधी बात है। इसके लिए पहले पढ़ाई करेंगे, कुछ जानेंगे। तो कैसे किया आपने, अपने आप को इक्विप कैसे किया उसको? बिल्कुल सही बात है। होता ही है कि हम लिखते तो बहुत लोग हैं और लिखना बहुत लोग चाहते हैं। अखबार में नाम कौन नहीं चाहता है। कोई पत्रकार है वो चाहता है कि उसकी न्यूज़ है हर रोज उसके नाम के साथ छपे। लेकिन एक न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे पत्रकार होते हैं, तो सभी की तो नहीं छपती है उनके नाम के साथ। तो उसमें भी कुछ सिलेक्टेड न्यूज़ होते हैं। तो मुझ में ये था कि पढ़ने की इच्छा तो शुरू से थी मैं, और किसी चीज को डीपली अंदर जाने की इच्छा थी। तो मुझे इस इंडस्ट्री में के बारे में भी डीपली जो आप कहते हैं स्टडी करने का मौका मिला। मैं लोगों से बात करता था इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उनसे चार लोगों से बात करने के बाद फिर मैं अपनी चार एक्सपर्ट से बात करने के बाद अपनी बातों को कहता था। तो मेरे में जो स्टोरीज थे वो डिफरेंट हो जाते थे कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वन पर्टिकुलर फैशन डिजाइनर और समथिंग लाइक दैट। What I used to do, I used to interview 4 or 5 people from the same field and then come out with my own story, giving them the credit. दो दो लाइन सबके डाल दिए और अपनी कंक्लूजन में डालता था। तो मेरी स्टोरी जो होती थी वो एक्सक्लूसिव हो जाती थी। इट वाज नॉट, और उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी आ जाती थी, क्योंकि एक फील्ड का व्यक्ति है, उससे रिलेटेड 4-5 लोग होते हैं, तो उन सभी की बातों को सुन करके समझ करके अपनी बात कहता था। तो इस कारण कह सकते हैं कि मेरी स्टोरीज डिफरेंट होती थी और मेरे जो राइटअप थे उसमें कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ स्टफ जो है, कंटेंट्स जो है, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो द्विजेंद्र जी, एक बात और भी आ रही है जो मेरे दिमाग, क्योंकि ये आपकी बातों से निकल के आ रही है कि आप 3-4 लोगों को पहले संपर्क करते थे। आज का ज़माना है, मुझे कोई व्यक्ति दिख रहा है फेसबुक में, मैसेंजर पे मैसेज डाला, कांटेक्ट हो गया। आपने कैसे, मतलब कोई भी एक न्यूज़ के लिए आप 3-4 लोगों को कैसे मुलाकात कर रहे हैं, जाना आना, समय लगाना, फिर पढ़ना और फिर अपनी राय रखना, है ना? ये आसान नहीं है। तो ये कैसे प्रोसेस किया, कैसे उनको कांटेक्ट करते थे? जी हाँ, उस वक्त तो और डिफिकल्ट था। हाँ। रिसेंटली अब तो सोशल मीडिया है, आपको कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, हाँ, पीपल आर ऑन हाँ। फेसबुक और लिंक्डइन और वही मैं कह रही हूँ। समथिंग एल्स। हाँ, उस वक्त हमें वो रिसर्च करना पड़ता था, और मैं बता दूं बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, रिसर्च के लिए हमें काफी कुछ अपना समय लगाना पड़ता था। बिल्कुल, और अगर हम एक व्यक्ति से हम कांटेक्ट करते थे तो उस व्यक्ति से हम चाहते थे कि 3-4 कांटेक्ट हमें और मिल जाए। ठीक इस है। तरह की प्रक्रिया चलती रहती थी। आई वुड टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उसमें आपके जो आपको कहीं और से मदद नहीं मिलती है, बिकॉज यू आर ए कॉम्पिटिटर टू एनीबडी इन द फील्ड। हुआ ये था, एक बार मुझे याद है, एक बार मुझे फिल्म पर मुझे स्टोरी करनी थी, और जिसके लिए मैं, जब मुझे मालूम चला कि मुझे फिल्म पर स्टोरी करनी है, तो मैं अपने एक जो हमारे जो जो जर्नलिज्म में जो प्रोफेसर थे, मैं उनके पास गया और उनसे मदद मांगी कि आप तो इस फील्ड में काफी कुछ लिखते हैं, आपका अच्छा नाम है, मुझे एक स्टोरी मिली है और आप मुझे थोड़ी मदद कीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ओ। उन्हें बोला कि तुम हमारे स्टूडेंट थे पहले, जब व्हेन वी वर इन द इंस्टीट्यूट, राइट नाउ यू आर माय राइवल, आई कैन नॉट शेयर माय कॉन्टैक्ट्स विद यू। तो इस तरह की चीजें होती थी, आपको खुद से कॉन्टैक्ट डेवलप करने सही पड़ते थे, बात है। और एक कॉन्टैक्ट को लेकर के आप 4 कॉन्टैक्ट बनाते थे। तो आप ये कर सकते हैं कि जो जर्नलिज्म साइड में मेरा जो ये पैशन था, और इट वाज आई वाज ऑन ड्यूटी 24/7, लाइक मैं ओके। एडिटोरियल में था, मेरी ड्यूटीज 6 आवर्स की होती थी शिफ्ट। उसके बाद मैं अपनी स्टोरीज पे फोकस करता था और अपने कॉन्टैक्ट बनाता था।
तो आपने बहुत मेहनत की और इसका रिजल्ट ये है कि आज आपके ब्लॉग्स भी बहुत फॉलोअर्स हैं, देख रहे हैं, और बाहर विदेश में भी लोग देखते हैं आपके इस ब्लॉग को, है ना? आप अपने ब्लॉग के बारे में बताइए। आपने मुझे बताया था, तो आई जस्ट वांटेड कि पीपल शुड नो हाउ मच यू हैव रियली कंट्रीब्यूटेड इन दिस फील्ड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब या, बहुत आई एम रियली ग्लैड टू आंसर दिस बिकॉज आज ही मुझे सुबह सुबह मुझे 2 लाइक मिले हैं उसमें, वाह, और तो इंटरनेशनल लाइक्स। बिकॉज देखिए देश में होता है तो चलो आपको लोग जानते हैं तो आपको लाइक करते हैं आपकी स्टोरीज पर, दैट इज अनदर मैटर। बट इफ यू गेट द लाइक्स ऑन योर स्टोरीज फ्रॉम पीपल सिटिंग अब्रॉड, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, और वहां से आपको लाइक करता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इनफैक्ट आज मुझे 2 मिले। तो पहले तो बता दूं, मेरे 2 ब्लॉग्स हैं जो एक्चुअली मैं जिसके लिए मैं लिखता रहा हूँ, जिसके मैं रेगुलर करता हूँ। दैट इज कॉल्ड fashioncareersin.com and that fashioncareersin.wordpress.com. wordpress.com, it is internationally recognized thing। तो उसमें पूरे इंटरनेशनल लेवल के काफी फॉलोअर्स हैं, और उसके अलावा लोग देखते भी हैं और लाइक भी आता है मुझे। ऑलमोस्ट आई थिंक आई हैव गॉट अराउंड 150 लाइक्स इन। दैट इज सर्टनली रिमार्केबल बिकॉज इंटरनेशनली लाइक आना तो बहुत मुश्किल होता है, until unless you have got worth, nobody will like you। तो क्योंकि वही सब कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपस में। और दूसरी जो मेरी जो ब्लॉग है दैट इज fashioncareersin.com, उसमें भी काफी अच्छे उसके उसमें फॉलोइंग्स आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। तो मुझे तो ये था कि अपनी चीजों को सिंस आई हैव न्यू दैट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट आई हैव गॉट समथिंग टू एक्सप्रेस, और कुछ आइडियाज है मेरे पास जो कि एक्सक्लूसिव है। बिकॉज लोगों में क्या है कि आपके पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है। आप क्या करते हैं, किसी एक डिजाइनर से बात कर लिया और उसकी पूरी इंटरव्यू छाप दी और कह दिया दिस फैशन डिजाइनिंग इज अ गुड करियर। आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये एक फैशन डिजाइनिंग और फैशन डिजाइनर जिससे आप बात कर रहे हैं, ही इज प्रोवाइडिंग यू द इनपुट्स ऑफ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। यस, क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री जो है, जो आप कह सकते हैं जो नए नए कपड़े ला रही हैं, ऐसे कपड़े जो कि मतलब आप कह सकते हैं हाई फैशन में है, वो तो जस्ट थोड़ी सी, मतलब आप 100 में कह सकते हो 5% भी नहीं है जितने बिजनेस है। इट इज 95% ऑफ द पीपल हु आर वियरिंग, दैट इज एक्चुअली इन फैशन इंडस्ट्री, उसको कैटर करता है, और उसके बारे में बात ही नहीं होती है। ये 95% जो लोग, आम लोग जो कपड़े पहनते हैं, उसमें जो नए नए डिजाइन आते हैं, ये जॉब क्रिएट करता है मार्केट में, और यही इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि आप एक डिजाइनर से बात करके आपने पूरी स्टोरी कर दी, उस स्टोरी में कोई उसका आप कह सकते हैं कि रेलिवेंस नहीं होता। जब आप उस पर आप कोई बड़ी टिप्पणी कर सकते हैं, आप ठीक है डिजाइनर के बारे में बात करें, दैट इज अनदर मैटर, आप क्रिएटिविटी के बारे में बात करें, अनदर मैटर। लेकिन आप उस डिजाइन को लेकर के आप बात करें कि ये डिजाइन की फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा करियर हो सकता है और फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, तो ये एक बिल्कुल ये चीज, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्टार्ट एक्सपोर्ट हाउस में ही करनी पड़ेगी, बुटीक्स में करनी पड़ेगी, और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि लाखों की संख्या में देश में है, तो आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो द्विजेंद्र दी, इतने प्रकार के कपड़े होते हैं और आप सबकी हिस्ट्री पे जाते हैं, उस पर आप डिटेल स्टडी करते हैं। नॉट इजी, मैं समझ पा रही हूँ इस बात को जो आप कर रहे हैं। तो जी हाँ। बताइए कैसे, मतलब आपके कैसे किया ये सब, कैसे हुआ ये कि भाई आप इतनी डीप जा रहे हैं, फिर आप दुकानदारों के पास जाते हैं, कपड़ा देखते हैं क्या, क्योंकि लिखने से पहले तो महसूस करना होगा। बिल्कुल, मैंने ये बताया कि आपको सबसे पहली बात है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो जो बिकॉज आपका अगर आप लिखते हैं, जो भी व्यक्ति आप लिखते हैं, और या आजकल जो ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालते हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाई, सच को सामने में लाना। ये नहीं कि आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप सारी बातें कह दें, या आपको चूंकि इजी है, किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया और पूरा का पूरा आपने स्टोरी बना दी। होना ये चाहिए कि अनटिल अनलेस, जैसे अगर आपको ये लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि लाल रंग का और पीले रंग के कपड़े जो है फैशन में है, जी, तो उसके लिए आपको डिजाइनर्स पर डिपेंड नहीं करना होगा, डिजाइनर्स पर हाँ, नहीं करना होगा। आपको बेसिकली होलसेल मार्केट्स जाने होंगे। ओके, जो अब दिल्ली में आप देखेंगे, तो अगर मैं आपको टिप्स देता हूँ, अगर कोई भी आपके जो पर्सन यहाँ पर लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और फैशन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जी, तो अगर वो दिल्ली में दो मेजर इंडस्ट्रीज हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, मार्केट्स हैं, वो है गांधीनगर, एक टैंक रोड। अगर आप वहां चले जाएं और वहां पे जाकर कपड़ों को देखें, तो आपको मालूम चल जाएगा कि असली फैशन क्या क्या है। है? बिकॉज वहां जो है, वहां एवरी डे में लाखों की संख्या में कपड़ों की खरीद और बिक्री होती है। तो वहां पे जाकर आपको मालूम चलेगा कि असली चीज क्या है। एक डिजाइनर को जो के पास जो कपड़ों की संख्या होती है, जो लिमिटेड नंबर हंड्रेड्स होते हैं,
100 अगर ब्लू कलर के 100 लहंगा अगर कोई डिजाइनर बनाता है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ब्लू कलर फैशन में है। ठीक है। अनटिल अनलेस आप उसको जाकर के होलसेल मार्केट्स में जाकर के उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंस है एक सीरियस जर्नलिज्म का और एक सुपरफिशियल जर्नलिज्म। बहुत खूब अच्छा लगा आपसे ये सब सुनकर। तो द्विजेंद्र जी, अभी अभी आपकी किताब भी आई है, दिखाइए उस किताब को हमारे दर्शकों को। हाँ, और बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो थैंक यू सो नाम, मच। हाँ, नाम बताइए इसका। हाँ, इस किताब का नाम है 25 करियर्स इन टेक्सटाइल गारमेंट एंड फैशन। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वर्ल्ड की अपने आप में ये एक अनूठी पुस्तक है। मतलब आई डोंट थिंक दैट कि एनी अदर बुक हैज come out in incorporating so many information in one book about different facets of fashion as a career. तो आपको ऐसी कैसी इच्छा हुई कि मैं इस पर लिखूं? क्योंकि वैसे भी हम लोग के देश में मुझे मतलब लगता है कि लोग तो बोलते हैं टेक्सटाइल नहीं, मतलब इसका करियर सोचते ही नहीं, जबकि आपने कहा कि इतनी ज्यादा डिमांड है यहाँ पर, तो है ना? तो बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, मैं इस पे बताना चाहूंगा जी। क्योंकि जानकारी का की अभाव है। हमारे यहाँ क्या हाँ। बना दिया गया है कि चूंकि मैं बिहार से आया हूँ, जहाँ की हर बच्चा जब पैदा लेता है तो उसके मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास का बच्चा होता है, तो हर पेरेंट्स की उसके मन में डाल दिया जाता है आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बस। फिर डॉक्टर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो फिर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको आईएएस बनना है। मतलब उनके सामने चूंकि एक फीडेड इंफॉर्मेशन समझ गई, उनके पास हाँ। आती है जो उनके दिमाग में फीड हो जाती है, उसके बाहर की दुनिया को उनको मालूम ही नहीं चलता। ये होता है जब बट सिंस आई वाज रीडिंग इट बिकॉज सिंस आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, अपनी थॉट थे। और जब मैंने जो इसको डीपली स्टडी किया तो आई केम टू द कंक्लूजन इट इज लाइक दिस दैट आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो लाइवलीहुड जो पीपल की है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 crore people who are directly employed in textile industry. ओह। Besides that, there could be 2-3 more who are not working full time, or just working in the field, sitting at home and doing something, contributing जो होते हैं तो आप कह सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि 4 से 5 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में, they are into this field, textile industry. अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, उसके साथ आप बात करें लेदर, बिकॉज गारमेंट्स लेदर में भी होते हैं, तो उसमें करीब करीब 40 आप कह सकते हैं कि 50 लाख के लोग जो हैं दैट दे आर इनटू लेदर इंडस्ट्री में हैं। इसके अलावा ज्वेलरी में भी लगभग इतने ही लोग हैं। और ये अगर सारा हम फैशन में आ रहा है ना? हम बिल्कुल लोग ना, बिल्कुल फैशन में मतलब इतना ज्यादा हम लोग को वो हुआ है कि फैशन फैशन पर, इतना नहीं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डिजाइन, तरह तरह बिल्कुल की हम जो एक्सेसरीज पहन रहे हैं उसमें, है ना? तो बताएं। बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि हमें मालूम ही नहीं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतने ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहे, काम करें। क्योंकि अब बिहार में क्या है, यूपी में क्या है कि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स है नहीं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो उन्हें इसमें मालूम ही नहीं है कि बियॉन्ड दैट बॉर्डर्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश देयर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री लाइंग इन दिल्ली, मुंबई एंड देन डाउन साउथ में जो डिफरेंट जगह तिरुपुर और लुधियाना, विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपकी दिल्ली में देयर कुड बी सो मेनी, अराउंड 50,000 जो हो सकते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एक्सपोर्ट हाउसेज एंड बुटीक होंगे। आप समझ सकते हैं अगर वहां 5-5 लोग भी काम कर रहे हैं तो 2.5 लाख तो ऐसे ही होंगे। आई एम जस्ट सेइंग मिनिमम फिगर्स आई एम गिविंग यस, यू। यस। तो इन लोगों को मालूम ही नहीं। अब देखिए मार्केट साइज की बात करें तो हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट के मार्केट साइज है दैट इज अराउंड 103 बिलियन की मार्केट साइज है इंडियन टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री की अकेले। अब इसमें अगर हम 5 बिलियन हम इसकी डाल दें, क्या कहते हैं, लेदर की डाल दिया, अराउंड 25 to 30 बिलियन आप ज्वेलरी की डाल दिया, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 150 बिलियन की जो है ये लाइफस्टाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री राइट नाउ है। प्रोजेक्शंस जो है एज पर इन्वेस्ट इंडिया जो प्रोजेक्शंस हैं दैट सेज कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है जो अभी 103 बिलियन की है, वो बढ़कर 189 बिलियन हो जाएगी 2025 to 2026 के बीच। आप समझ सकते हैं कि इसमें लगभग 83 बिलियन की लगभग जो है जुड़ने वाले हैं इस फिगर्स में।
अभी 103 से 189 पर जाएंगी। तो अब 87 जो बिलियन और 86 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, मार्केट साइज बढ़ने वाली है, इट विल क्रिएट अराउंड 3 करोड़ जॉब्स। बताओ। दैट इज माय एस्टिमेशन। क्योंकि इस ये इंडस्ट्री इतनी आप कर सकते हैं लेबर इंटेंसिव है, बिकॉज नो आपको कपड़ा बनता है ना, कपड़ा बनने में क्या, कपड़ा कट किया ठीक है, कटिंग हो जाएगी, लेकिन उसकी स्टिचिंग और हर जगह आपको मैन पावर की जरूरत है। मशीन हर जगह काम नहीं कर सकता इसमें। सही बात। इट्स अ कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो होता यह है कि लगभग 10 लाख आप समझ सकते हैं कि बिजनेस हो या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में आती है तो 5 जॉब क्रिएट हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज दैट बाय 2025-26 अगर जो हमारा जो इन्वेस्ट इंडिया का जो एस्टिमेट है वो अगर सही रहता है तो अराउंड 3 करोड़ प्लस जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, होने की संभावना है। लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं। हाँ, और मुझे ये ये चीज लगता है कि जैसे भेड़ चाल होती है ना, एक ही दिशा में बढ़े जा रहे हैं और वहाँ नौकरियों की कमी है, और यहाँ पर इतनी डिमांड है तो यहाँ सप्लाई नहीं है, क्योंकि लोग देखे ही नहीं इस फील्ड को। तो आपकी किताब तो ज़रूर बहुत ही लाभदायक होगी सब लोगों के लिए जो भी इसको पढ़ते हैं। तो बल्कि मुझे तो लगता है आपको अपने जो बच्चे हैं स्कूलों में, खासकर 10वीं 11वीं 12वीं में, उनके जब इस तरह के कोई टॉक्स होते हैं उसमें भी जाना चाहिए, क्योंकि अ, उससे ना क्या होगा कि और ज़्यादा बच्चों को पता चलेगा। ये वीडियो तो मैं शेयर करूंगी जितना हो सकेगा, क्योंकि जी मैं एकदम यार। चाहती हूँ, हाँ, मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा लोग इसको जाने कि इतना ज़्यादा जब वहाँ पर जॉब क्रिएशन है तो हम बाकियों में भटक रहे हैं, इससे अच्छा इसमें जाएं। और बच्चों को पता ही नहीं है कि कितनी तरह की है। एक बात ना मेरे मन में आ रही है बड़ी मस्त, कि कई बार आप तो एकदम फैशन एनालिस्ट हो गए एक तरह से, है ना, और आपके सामने समझ लीजिए कोई व्यक्ति आ जाता है ना, उसको फैशन का सेंस नहीं है, तो आपको कैसा फील होता है? नहीं मुझे मुझे जब मैंने कहा कि जब भी मैं फैशन को देखता हूँ तो फैशन में मैंने लार्जर पर्सपेक्टिव को देखता जी। हूँ। जी। फैशन इज अ लाइफ स्टाइल। आप कैसे रहते हैं, ठीक है, आप कोई अच्छे ढंग से रहता है, कोई अच्छे ढंग से नहीं रहता है, देयर इज नथिंग, वो पर्सनल चॉइस हो ठीक सकता है। है। ठीक है। दैट आई हैव नथिंग टू मेक कमेंट ओवर दैट। ओके। सभी की अपनी ओके। पर्सनल है, बट पॉइंट इज दैट कि मुझे इस बात पे ज्यादा नाराजगी होती है जब लोगों को मालूम नहीं होता है, हाँ। और जो मालूम या जानकर भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और इसको हाँ। देखिए ना, गवर्नमेंट सपोर्ट है। सही आखिरकार बात। जितनी भी फैशन की जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडिया की सारी तो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट की है। आप NIFT मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसके पूरे देश में शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। देन वी टॉक अबाउट NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, अहमदाबाद में है और डिफरेंट जगहों पर है। FDDI, फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा में है और पूरे देश में है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर में। IIFT कर, नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करके, वो दैट इज कम्स अंडर पंजाब गवर्नमेंट। तो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट। अब लेदर में जो टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं, सारी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो आखिरकार हम इस फील्ड को बिल्कुल ये डिफरेंट क्यों समझने लगते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि सही बात। सब कुछ जो है, जितनी लीडिंग फैशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो हाँ। गवर्नमेंट जब इतना कुछ कर रही है तो गवर्नमेंट के पास जरूर कुछ ना कुछ सोच होगी ना। सोच हो रहा है कि हम नए नए कपड़े पहने, ताकि ये जो कपड़े हैं वो एक्सपोर्ट हों। हाँ। डिजाइनर्स के लिए दोनों चीज है। एक ये है कि हम अच्छे कपड़े डिजाइन करेंगे तो हमारे जो 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 कस्टमर्स हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, वहां एक बचत सही होती है बात है। देश की। दूसरी बात है कि हमारे अच्छे कपड़े होंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारे एक्सपोर्ट होंगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड डिजाइनर्स। तो ये सिर्फ कह देना कि फैशन डिजाइनर्स जो है सिर्फ फैशन शो कर रहे हैं, फैशन शो जस्ट इज द टिप ऑफ आइसबर्ग यस। एंड नथिंग एल्स। बियॉन्ड दैट आपको देखना होगा कि फैशन इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन GDP में कितनी है, एक्सपोर्ट में कितनी है, और इंडिया के जो नेशनल इकोनॉमी में कितनी है, ये कंट्रीब्यूट कर रही है। इन सब बिल्कुल। बातों का हमें ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी बात किसी के साथ हुई हो कि आपके साथ यहाँ रुक गई, इस फील्ड में ऐसी कोई बात किसी से हुई और मतलब आपके साथ रह गई वो बात? बिल्कुल सही कहा इस आदमी ने, ऐसा कुछ हुआ कि आपने बोला कि वाकई सही कह रहे हैं ये, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा अब, ऐसा कोई? ऐसी कोई बात नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसमें
जैसा मैंने बताया कि चूंकि रिसर्च जो है वो आप कर सकते हैं कि मेरे साथ मेरे जीन्स में है। मेरे फादर हैज बीन रिसर्चर। हाँ तो उन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया है गूगल पे। आई एम टॉकिंग अबाउट जो 1977 में उन्होंने जो रिसर्चेस किए, जी उस वक्त कभी गूगल नहीं था। आज भी उनके रिसर्चेस न्यूज पे मतलब गूगल पर मिल जाएंगे। पूरे यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उनको फॉलो करती हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज उनको फॉलो करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिसर्च जो जो माइंडसेट है, दैट आई थिंक आई हैव गॉट इन माय ब्लड, तो वहां से आया है मुझे। और इसी कारण लगता है कि शायद मैं इसमें बहुत डीपली जा पा रहा हूँ। यस जैसे कि मैंने बताया कि 25 करियर्स पे मेरी किताब आई है, व्हिच आई एम सेइंग दैट इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यस इन द वर्ल्ड। Further, my objective is, or further my effort would be to bring out each book, bring out one book on each of these 25 careers, वेरी जिसकी गुड मैंने शुरुआत कर दी है। और फैशन डिजाइनिंग एज ए करियर पर मेरी किताब ऑलमोस्ट रेडी है, वाह पब्लिशर भी बात हो चुकी है, और वेरी सुन इट विल गो फॉर पब्लिशिंग। बहुत तो सुंदर वो आएंगी। उसके बाद भी देन आई एम प्लानिंग टू सो मेनी बुक्स ऑन डिफरेंट अभी मैंने क्या किया है कि जो डिफरेंट जो करियर्स हैं उनको एक किताब में समझ प्रेजेंटेड। गई मैं हाँ समझ गई हाँ 25 करियर एक साथ अब आप उसको अलग अलग करेंगे तो वो और डिटेल स्टडी होगी और वाकई किसी को जाना है किसी फील्ड में लुकिंग फॉर दैट और आपकी किताब बहुत ही उसको काम आएगी तो जी हाँ बहुत ही अच्छा लगा ये सारी बातें आपसे बात करके लग रहा है कि आप वाकई बहुत सारे डेटा और ये सब लेकर साथ चले हैं अपनी रिसर्च में तो चलते चलते आप हमारे पेरेंट्स को जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या किया जाए कैसे क्या हो अपने बच्चों को लेकर या बहुत से लोग हैं आज भी और कोई उम्र नहीं है किसी भी करियर को चूज करने की क्या कहते हैं आप तो आप उस पर अपने विचार बताएं कि क्या बोलना चाहते definitely let the children pursue their passions. Like for example, I am born of a father who has been a psychologist, और उन्होंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ही स्पेशलाइजेशन किया है। जी सो व्हेन आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे लगा कि कभी भी ये नहीं कहा कि आपको उस फील्ड में नहीं जाना है जिसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप उस फील्ड में जाइए जिसमें आपकी इच्छा है। तो नेचुरली व्हेन आई केम टू जर्नलिज्म फील्ड, इट वाज लाइक ना, मैं किस प्रकार मैं जॉब आज की डेट में भी लगभग, दो आई एम नॉट इनटू मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म राइट नाउ, मेरे ब्लॉग्स वगैरह डेफिनेटली है, बट आई एम इनटू पब्लिशिंग इंडस्ट्री, बट ये भी सिमिलर ही है। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। तो अगर आप बच्चों को अपने पैशन को परस्यू करने के लिए कहेंगे तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से जिएंगे और वो बड़े खुश रहेंगे। और अल्टीमेटली किसी भी प्रोफेशन को करने का उद्देश्य यही होता है ना कि हम जीवन में खुश कुछ रहें। रहे तो अगर आपको कोई प्रोफेशन ही खुशी देता है तो लेट द पर्सन परस्यू द पैशन एज ए प्रोफेशन, मेरा ही कहना है। बहुत बढ़िया और फैशन इंडस्ट्री और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भरपूर भरी पड़ी है और इसमें अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट शो करता है तो उसे खुले हाथों से भेजिए कि जाओ है ना और जाके इसे अपनाओ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अब देखिए ना, हाँ अभी वैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया। हाँ अभी जो हमारी गारमेंट जो हाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज है, दैट इज 103 बिलियन राइट नाउ। इन्वेस्ट इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज है, उसके अनुसार जो है ये 2025-2026 तक 189 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो आप समझिए कितने, ये जो 103 से 189 बिलियन आएगी, तो इसमें कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितना बड़ा ग्रोथ होने वाला है। जब नेचुरली जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सिंस इट इज लेबर इंटेंसिव, तो इसमें ह्यूमन जो है आपकी रिसोर्सेज की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपने बच्चों को का फ्यूचर भी सेव करने के लिए आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जहां ग्रोथ दिख रहा है। यस और चूंकि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रहा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। अब देखिए, गवर्नमेंट के टेक्सटाइल पार्ट्स ला रही हैं, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को उन्हें मालूम है कि ये एम्प्लॉयमेंट देती है, यस और जब एम्प्लॉयमेंट, कोई भी इंडस्ट्री अगर एम्प्लॉयमेंट देती है तो उसको गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है। ठीक है तो नेचुरली है कि इस फील्ड में अगर आप, कोई भी बच्चा आता है या कोई भी आता है, तो उसके कम से कम फ्यूचर सिक्योर है। और डेफिनेटली उसके बेसिक टैलेंट पर डिपेंड करेगा, प्रोफेशनल एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ऊंचा तक जाएगा। When I'm saying about so many jobs, I'm including low paid jobs as well as high paid jobs. yes I'm not saying that all those will be high paid jobs. So but once you are professionally qualified and you're talented, the sky is the limit for you.
बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो जो द्विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ही अलग फील्ड पर आज बात की है, और मुझे पूरी आशा है ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, पर थोड़ा पेरेंट्स हिम्मत नहीं जुटाते या उनको पता नहीं है। तो आपकी ये किताब ज़रूर ज़रूर उन सभी के काम आएगी, और मैं यही आशा करती हूँ कि आपको और कामयाबी मिले, और आप रिसर्च करिए और नई नई चीज़ों पर बातें लाइए और हम सबको अवगत कराइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और इतना सुंदर आपने सारी बातें बताई। थैंक यू। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने अनुभवों को, अपने विचारों को शेयर करते हुए। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू।